बच्चों, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर क्या है? रेस्ट एंड मोशन। बेसिकली काइनेमेटिक्स का मतलब ही होता है, काइनो मीन्स मोशन। तो कोई चीज़ अगर मोशन में है तो क्या हमारे लिए मोशन में है, और कोई बॉडी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो किसके लिए रेस्ट में है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर काइनेमेटिक्स में रेस्ट एंड मोशन के बारे में देखा जाता है। तो अच्छा, अब कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द रेस्ट, तो रेस्ट क्या है? अभी जैसे हम यहाँ पर रेस्ट में हैं, तो अभी हम आपको अभी कुछ भी मैं अपने आगे पास देखूँ, जैसे ब्लैक बोर्ड है, तो मेरे विथ रिस्पेक्ट टू में ब्लैक बोर्ड क्या है? चेंज कर रहा है क्या? मूव कर रहा है क्या? नहीं। तो मेरे विथ रिस्पेक्ट टू में ब्लैक बोर्ड विल बी इज द रेस्ट में है, और ब्लैक बोर्ड के विथ रिस्पेक्ट टू में मैं रेस्ट में हूँ। मतलब दोनों का रिलेटिव पोजीशन नॉट चेंज, इज नॉट चेंजिंग। अगर वो चेंज अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हम एक दूसरे के विथ रिस्पेक्ट टू में रेस्ट में हैं। मोशन, मोशन के लिए जैसे कि अगर आप किसी मूविंग बॉडी में आप बैठे हुए हैं और फिर ऑब्जर्व करिए, फॉर एग्जांपल आप ट्रेन में हैं और उसमें आप ऑब्जर्व करिए, आउटसाइड द विंडो देखिए, बहुत सब चीज़ें बहुत जल्दी 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 पास हो रहा है, तो आप उसमें क्या होंगे? मोशन में होंगे। या आप उसका दूसरा देखिए, आपके साथ अगर कोई को पैसेंजर होगा, आपके साथ जो जो बैठा होगा, तो आप उसके साथ कुछ भी बातचीत कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे के विथ रिस्पेक्ट टू में रेस्ट में है क्या? तो कहेंगे हाँ रेस्ट में है। तो बेसिकली जो रेस्ट एंड मोशन है, ये आपका रिलेटिव टर्म है। आप रेस्ट में है तो किसके विथ रिस्पेक्ट टू में रेस्ट में है, और मोशन में है तो किसके विथ रिस्पेक्ट टू मोशन में है। जैसे अभी ट्रेन का एग्जांपल दिया, आप बैठे हुए थे, आपके साथ को पैसेंजर था, वो बैठा हुआ था, तो आप एक दूसरे से बातें कर रहे थे, हैंड से कर सकते हैं, कोई भी चीज़ का एक्सचेंज कर सकते हैं। So you can say that is you are the rest to each other. But outside the someone you observe that, so what they will observe to you, you will in the motion. तो इसका मतलब कि आप रेस्ट में तो अपने को पैसेंजर के साथ तो थे, लेकिन जो आउटसाइड से आपको देख रहा था वो आपको मोशन में पा रहा था। तो क्या ऐसा कुछ होता है क्या? कोई एब्सोल्यूट रेस्ट होता है या एब्सोल्यूट मोशन होता है? तो एब्सोल्यूट रेस्ट अननोन है, या पता नहीं क्यों है ऐसा मैं बोल रहा हूँ। जैसे कि अभी हम यहाँ पर अर्थ पर हैं, तो अभी हम कुछ भी देखें, वॉल को देखिए या चेयर टेबल विथ रिस्पेक्ट टू और कोई लोग अगर हों, तो उसके लिए तो हम रेस्ट में, वो हमारे लिए रेस्ट में है, अगर मोशन चेंज नहीं हो रहा है तो। अगर हम लोग को कोई ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा होगा, ऊपर से मतलब सैटेलाइट से अगर देख रहा होगा, तो पूरा अर्थ ही घूम रहा है, तो उसके लिए तो फिर हम क्या हो गए? मोशन में होंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि एब्सोल्यूट रेस्ट जैसा कोई चीज़ नहीं है, और ना ही एब्सोल्यूट मोशन जैसा कोई चीज़ है। तो क्योंकि ये हमारा जो ओरिजिन है यूनिवर्स का, कि अर्थ रोटेट होते रहता है अराउंड द सन, और पूरा यूनिवर्स ही रोटेट होते रहता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ें एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं होता है और कोई भी चीज़ें एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होता है, बेसिकली रिलेटिव होता है। तो ये तो आपका था डेफिनेशन रेस्ट और मोशन के बारे में। तो इसी से निकलकर दो कॉन्सेप्ट और आता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, उसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं। बेसिकली कि जैसे आप देखते होंगे कोई भी क्वेश्चन अगर है तो बोलते हैं ना, बॉडी इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू द मूविंग विद द वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। तो जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में है और बाकी क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है, तो इट इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मीन्स कि अपने आप को रेस्ट में करके बाकी वो काम कर रहा है। सपोज अब ऑब्जर्वर किसी ट्रेन में है या खुद ही वो एक्सरलेट है, जैसे एक्सरलेटर जो हमारा चलता है, आप देखते होंगे मॉल वगैरह या कहीं भी, तो अगर उस पर वो खुद चल रहा है और फिर बाकी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, तो जो ऑब्जर्वर है वो ऑलरेडी एक्सरलेटेड है। तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा, उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम उसको अलग से समझेंगे। तो फिलहाल इस टॉपिक पे अभी आते हैं काइनेमेटिक्स में। तो काइनेमेटिक्स का जो बेसिक मंत्र या बेसिक जो उसकी आत्मा सोल है, वो कहता है रेस्ट एंड मोशन। अब इसमें क्वेश्चन होता पूछा जाता है कि कोई बॉडी मोशन में है तो क्यों है। जैसे मैं बोलूँगा ना कि अगर कार अगर मूव कर रहा है, या कोई हेलीकॉप्टर या कोई भी प्लेन है अगर जा रहा है, ट्रेन जा रहा है, तो क्यों जा रहा है? तो अब ऑब्वियसली बोलेंगे कि हाँ, वहाँ पर इंजन है, वो एक्सटर्नल फोर्स लगाता है और उसके चलते बाकी सब चीज़ें वो मोशन में होता है। काइनेमेटिक्स के अंदर आपसे उसका कॉज नहीं पूछा जाएगा,
कि वो क्यों मूव किया, बस वो जा रहा है तो जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सलरेट है, तो इसमें यहाँ पर कॉज नहीं पूछा जाएगा। वेन एवर आस्किंग द कॉज, क्यों हुआ, तो फिर हमें उसमें जाना पड़ेगा कि बताना पड़ेगा कि सिंस दिस मच का फोर्स लगा उसके बाद इतना एक्सलरेट हुआ, तो वहां से वो पार्ट अलग हो जाएगा डायनेमिक्स, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की तरफ जाएंगे। तो ये बात समझ में आ गया होगा। बेसिकली काइनेमेटिक्स इज अ मोशन, इज अ स्टडी अबाउट द मोशन and which not causing the is not asking the cause of the motion, ठीक। एंड डायनेमिक्स में क्या है कि आपको वहां पर कॉज बताएगा, कोई मोशन में है तो क्यों है, फोर्स लगा, एनर्जी उसका कैसे चेंज हो रहा है, वगैरह वगैरह बातें, ठीक है। अब आइए तो मोशन या और तो अगर मोशन की बात करें तो अभी इस पर्टिकुलर जिस टॉपिक की बात करेंगे तो हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, ठीक है। कि स्ट्रेट लाइन मोशन, या उसके पहले आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन और दे देता हूँ कि स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब क्या, रेक्टिलिनियर मोशन। कि सपोज अगर आप मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में ऐसे, सपोज आप एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं ऐसे, या आप ऐसे मूव कर रहे हैं वाई एक्सिस में, या वाई एक्सिस में इस तरह का, यही। तो यह कैसा मोशन है, लीनियर मोशन या रेक्लिनियर मोशन है, ठीक है। अच्छा, तो इसको बोला जाता है वन डायमेंशन मोशन। मोशन के 3 टाइप, 1D, फिर उसके बाद आएगा 2D, और फिर उसके बाद आएगा 3D। तो वन डायमेंशन मोशन में वेन एवर यू मूविंग इन द आइदर एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस इज वन डायमेंशन और स्ट्रेट लाइन मोशन। 2 डायमेंशन में क्या होगा, साइमल्टेनियसली आप देखिए मूव तो आप ऐसे कर रहे हैं, वहां भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन आप कवर क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई दोनों में। सपोज कि कोई यहाँ पर पर्सन है ऐसा, और वो मूव कर रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ए से बी की तरफ, तो वो कुछ मूव कर रहा है एक्स में भी, यहाँ भी यहाँ पर आया तो बताएंगे ना कि कुछ एक्स में मूव किया और कुछ वाई में मूव किया, तो कौन सा मोशन होगा, इस 2 डायमेंशन मोशन। तो इसमें जैसे कि आप कोई जैसे कि इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन इसके का कॉन्सेप्ट में आता है, तो इसका एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब देखिए 3 डायमेंशनल मोशन, जनरली जो हम प्लेन वगैरह में यूज करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि आप अगर किसी प्लेन में तो मूव कर ही रहे हैं, मतलब 2 डायमेंशन में थे ही, साथ साथ आप 3 डायमेंशन में भी आ गए। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि ये आप ऐसा आप देखते होंगे रनवे पे ऐसे ऐसे उड़ा और फिर ऐसे निकल गया, तो वहां पर एक्स और वाई तो ये कवर कर ही रहा था ऐसे, और हाइट भी जब आने लगे तो उसको 3 डायमेंशनल मोशन कहेंगे, और इसमें एक्स और वाई जेड तीनों का मिक्सचर का देखेंगे, ठीक है। तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन मोशन क्या है। तो सबसे पहले आप सबसे पहले, और जो हम मोशन का हो भी रहा है यहाँ पर, तो आप यही देख रहे होंगे कि वो तो जा तो वही रहा था, बस वो उसका हमें स्टडी अलग अलग करना पड़ा। तो मतलब कि पहले जा रहा था, कहने का मतलब है कि एक्स एक्सिस में जा रहा था या वाई एक्सिस में जा रहा था स्ट्रेट लाइन, और यहाँ भी देखिए आप कह ही रहे कि स्ट्रेट लाइन जा रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे जा रहा है ऐसे, तो वो एक्स और वाई में कवर कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने स्ट्रेट लाइन मोशन को अच्छे से समझेंगे कि स्ट्रेट लाइन मोशन होता कैसे है, उसमें अगर हम मोशन अगर हो रहा है तो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो डिस्टेंस कितना वो ट्रैवल कर रहा है, उसके बाद वो किस वेलोसिटी से जा रहा है, फिर किस एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो इन सब छोटे छोटे बातों को पहले अच्छे से बेसिक से समझते हैं। तो आइए देखिए इसमें इसके बाद अगर हम मोशन कभी भी होगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर होगा। जैसे आपके यहाँ से मान लीजिए कि स्कूल से आप निकलते हैं अपने, या घर से निकलते हैं स्कूल के लिए या समवेयर एल्स, तो कुछ तो डिस्टेंस कवर करते होंगे ना।
तो डिस्टेंस इज बेसिकली कि हाउ मच ट्रैवलिंग यू कवर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारा डिस्टेंस होता है। जैसे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स एक्सिस है और यहाँ से 3 मीटर किसी ने चला, फिर 4 मीटर का टर्न लिया, फिर यहाँ से 10 मीटर गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? तो हम यहाँ पर यही बोलेंगे ना, 3 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, तो 14 + 3 17 मीटर, ऐसा यही होगा। अच्छा, अब उसके बाद अगर या मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आप घर से निकले और स्पीडोमीटर को अपना देखिए, रीडिंग उसका, आप मूव कैसे भी करते रहो, सिटी में पूरा घूमो, फिर करते करते आप कहीं और जाइए, फिर वापस घर आ जाइए, तो आप देख कहेंगे कि रीडिंग सपोज मान लीजिए कि 245 था, ऐसा 0245, और आफ्टर द सम टाइम ये रीडिंग सो दैट कुछ 0545, तो यहाँ पर का आपने डिस्टेंस कितना चला? 300 मीटर, किलोमीटर, इस तरह का। तो जितना भी आपने ट्रैवल किया और जो भी आपने कवर किया, इट इज कॉल्ड इस डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में क्या हुआ, एक चीज आपने उसमें कहा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ट्रैवल किया, कवर किया, तो इट इज, उसमें ये नहीं बता रहा कि आप किस डायरेक्शन में गए। सिंपल आपने डिस्टेंस जितना भी आप ट्रैवल किए या आपने कुछ पास्ट ट्रैवल किया, मीन्स की वर्ड इज द पास्ट ट्रैवल्ड, कि जितना भी आपने पास्ट ट्रैवल किया विदाउट नोइंग द एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ठीक है, तो ये तो डिस्टेंस हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि आपको डायरेक्शन ही बताने को गए, तो इसीलिए इसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर फंडामेंटल क्वांटिटीज में देखे थे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब कि इंडिपेंडेंट ऑफ द रहते हैं, मतलब कि जितना भी होगा। तो आगे और भी देखेंगे कि क्वांटिटीज दो तरह के होते हैं, एक स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है। तो जिसमें स्केलर क्वांटिटी में केवल हम मैग्नीट्यूड से खाली अगर हमें बताना हो, जैसे कि अगर कोई कहता है 20 किलोमीटर, तो इसका मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है कि हाँ 20 किलोमीटर, वो कुछ डिस्टेंस की बात कर रहा है कि उसको जाना होगा, या यहाँ से वो एक लोकेशन के लिए बता रहा है कि यहाँ से ये 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। एक बात, तो इसमें तो ये नहीं बोला कि 20 किलोमीटर नॉर्थ में है या 20 किलोमीटर साउथ में है। तो जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर पर हैं या आपको कहीं जाना है, आपका फ्रेंड आपको बोलता है कि आपको, तुम अपने घर से निकलोगे तो वहाँ से 20 किलोमीटर है। तो अब घर से तो निकलोगे, किस डायरेक्शन में निकलोगे ये नहीं बताया, तो केवल डिस्टेंस बताया। लेकिन अब जब स्पेसिफाइड रहेगा, आप जब घर से निकलेंगे तो कहेगा 5 किलोमीटर नॉर्थ में जाओ, फिर वहाँ से राइट टर्न लेना, फिर 10 किलोमीटर जाना, फिर साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ, मतलब डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट जब आने लगता है, इट इज कॉल्ड दैट पाथ कवर्ड इन सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो हमारा था समझाने की आपको कोशिश किया कि डिस्टेंस क्या होता है, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस को सिंपल डी से दिखाते हैं और डिस्प्लेसमेंट को ऐसा, ये इसके ऊपर एरो का मतलब कि इसके पास डायरेक्शन है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि 10 किलोमीटर कोई कहता है, तो ठीक है 10 किलोमीटर हो, लेकिन 10 किलोमीटर इन नॉर्थ अगर बोले ऐसे, 10 किलोमीटर इन नॉर्थ अगर बोले, तो इस सर्टेन हमें डायरेक्शन में जाने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब कि ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो डिस्टेंस इज टोटल पाथ कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट इन सर्टेन डायरेक्शन। आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। जैसे कि यहां से ये 3 किलोमीटर चला और फिर यहां से 4 किलोमीटर चला, तो डिस्टेंस कितना चला? 3 + 4 7 किलोमीटर। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए
कहे कि सर 3 किलोमीटर तो इधर ईस्ट में गया और 4 किलोमीटर नॉर्थ में गया, ऐसा ना, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको, तो मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम देयर इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ऐसा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो चले कहां से थे? यहां से, तो ये आपका इनिशियल हुआ और पहुंचे कहां पर? फाइनल, यहां पर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? यहां से ये है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही तो होगा। तो उसको कैसे निकालेंगे? यहां पर बोला है 4 किलोमीटर, तो ऐसा दिखाया है, तो मतलब इसका मतलब 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम से तो आप जानते होंगे 3 और 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 5 किलोमीटर। तो ये कितना हो गया? 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये बस समझ में आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस मीन्स कि पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मीन्स कि अगर इनिशियल और फाइनल कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका लोकेशन की बात कर रहा है, मीन्स डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो डिस्टेंस इज द योर स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज द योर वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब डिस्टेंस सिंपल कि जिसमें मैग्नीट्यूड बताने से हमारा काम चलता है, और डिस्प्लेसमेंट बताते हैं उसमें आपको डायरेक्शन भी बताना होगा। ठीक है, तो अभी देखिए कि अच्छा एक चीज और है कि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। डिस्प्लेसमेंट में भी निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी हो सकता है। मतलब क्या हुआ इसका? इसको देखिए, सपोज ये ऐसा है, इस तरह का है, और यहां पर आपका ओरिजिन है x इक्वल टू 0। तो आप यहां से चले कुछ 10 मीटर, तो ये पॉजिटिव x एक्सिस है और नेगेटिव x एक्सिस है, और चाहो तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो 10 मीटर है, तो अभी डिस्टेंस कितना होगा? 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 10 मीटर। क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन ए था और फाइनल पोजीशन ए था, तो इनिशियल से फाइनल आप जितना आ रहे 10 मीटर, तो यहाँ से हुआ। फिर हुआ क्या कि जब यहाँ पर पॉइंट से यहाँ पर ए हुए और फिर ए से वापस आप गए बी पर 20 मीटर यहाँ पर। तो अब पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो इनिशियली आप कहाँ पर थे? यहाँ पर, और इस प्रोसेस में 10 मीटर अभी इधर लेफ्ट राइट की तरफ गए ए पॉइंट से, और ए पॉइंट से 20 मीटर बी की तरफ गए इस पॉइंट पे। तो इसमें पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो इनिशियल यहाँ पर इसके लिए तो ये है और फाइनल है। तो अब आप कितने पर हैं? 10 मीटर। तो ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा 10 मीटर इसका। तो लेकिन इस वाले में जो सेकेंड पार्ट में मैंने बोला कि इसका डिस्प्लेसमेंट और जो फर्स्ट पार्ट का जो था, मतलब दो बातें हैं कि जीरो से मतलब ओरिजिन से ए पर गया था 10 मीटर पे, तो उस समय आपसे डिस्टेंस पूछा जाएगा और डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोल देंगे कि डिस्टेंस है 10 मीटर और डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं पर था इनिशियल इसके लिए। अब ए से वापस बी पर आया पीछे की तरफ 20 मीटर, तो उस समय आपसे पूछा जाता है कि अच्छा डिस्टेंस बताइए। तो डिस्टेंस तो यहाँ से पहले 10 चले थे, फिर वापस 20, तो 10 प्लस टोटल इस 30 मीटर। ये तो आपका डिस्टेंस हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फिर बताइए।
तो डिस्प्लेसमेंट इज, फिर यहाँ से देखेंगे इनिशियल और यहाँ पर फाइनल, तो भी 10 मीटर। तो यानी कि दोनों केस में तो आंसर सेम है, 10 मीटर। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, आप यहाँ पर हो या यहाँ पर है। तो देखिए बच्चों, यही फर्क है कि वहां पर हमें डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए, क्योंकि केवल मैग्नीट्यूड बता रहा ना 10 मीटर, और ये भी बता रहा है 10 मीटर मैग्नीट्यूड, लेकिन दोनों का तो लोकेशन अलग अलग है। और यहाँ पर आपको दिखाई भी, मतलब आप समझ ही रहे होंगे। तो इसमें अगर हमें जब तक डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट में, सॉरी ये 10 मीटर, ये वाला 10 मीटर, कि अगर 10 मीटर अगर जब तक उसके साथ अगर आप डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो डिस्प्लेसमेंट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें जब तक आप तक डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो उस डिस्प्लेसमेंट का मतलब नहीं है, वो तो डिस्टेंस की तरह हो जाएगा। तो अभी 10 मीटर का मतलब क्या, तो बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तब देखिए सेंस बना रहा है कि अच्छा हाँ यहां पर है। और इस वाले में जो 10 मीटर था तो इसमें क्या बोलेंगे, निगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसको फिर क्या बोलेंगे, डी को, यहां पर इस वाले डी को 10 मीटर तो बोले हैं, और इस वाले डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, -10 मीटर। तो माइनस जैसे ही लगा तो अब समझ में आ रहा है कि ओके ठीक है, वो निगेटिव एक्स एक्सिस में है। तो इसीलिए आपको बोला गया था कि डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है और वो हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। एक एक करके उसको समझेंगे। तो ये तो पॉजिटिव इस केस में ऐसा हुआ और निगेटिव इस केस में ऐसा हुआ। तो हमें दोनों अपने आप देखा कि कब निगेटिव मतलब पॉजिटिव कब था और निगेटिव कब था, ठीक है। और आइए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। इस तरह का, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, 10 मीटर ऐसे गए ए पर और फिर वापस बी पर आ गए। तो इस केस में स्टार्टिंग यहां से था और फिर बी पर वापस आ रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो बहुत सिंपल बात है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 + 10, तो 20 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल यहां पर था और फाइनली यहां पर भी आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो जहां से आप स्टार्ट करते हैं और वहीं पर अगर आ जाएं तो इसका क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, ठीक है। तो ये काफी बेसिक था, ठीक है। अब देखिए जैसे इस तरह का हो, ऐसा 3 मीटर है चल रहा है, फिर उसके बाद 4 मीटर ऐसे जा रहा है, फिर उसके बाद 20 मीटर ऐसे आ रहा है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो डिस्टेंस के लिए तो बहुत आसान है, डिस्टेंस तो आप तुरंत बोल देंगे 3 + 4 + 20, तो 20 + 4 + 3 इज 27 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए अब आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाएं, कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इन सबों के लिए क्या होता है कि अच्छे से समझिएगा, इसको करते कैसे हैं कि यहाँ पर एक ऐसा बनाएंगे, 3 मीटर पहले गया तो 3 मीटर यहाँ पर वैसे भेज देंगे इस डायरेक्शन में। फिर 4 मीटर, मतलब आप चाहो तो यहाँ से ईस्ट वेस्ट, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, मतलब क्वेश्चन में ऐसा फ्रेम है कि पार्टिकल इज मूविंग इन द 3 मीटर इन द ईस्ट एंड टेक द लेफ्ट टर्न 4 मीटर इन द नॉर्थ एंड आफ्टर टेक द राइट टर्न टू अनदर 20 मीटर। ऐसा क्वेश्चन में है कि 3 मीटर वो जा रहा है ईस्ट में, फिर 4 मीटर नॉर्थ में, फिर उसके बाद अगेन 20 मीटर ईस्ट में जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो देखिए 3 मीटर पहले गया, ऐसा इसको बना दिया, फिर उसके बाद 4 मीटर नॉर्थ में गया तो यहाँ पर बना दीजिए ओरिजिन पे ले जाकर, ठीक। फिर उसके बाद 20 मीटर फिर गया ईस्ट में, तो यहाँ पर 20 मीटर अंदर बना दीजिए इस तरह से। तो समझ में आया, 3 मीटर इधर गया था, फिर से 20 मीटर इधर गया था, दोनों को ईस्ट
ईस्ट में ऐसा कर लिया और इसको नॉर्थ में ऐसा कर लिया। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसका बताइए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही वाला होगा। तो अब यहाँ पर इसको हम पाइथागोरस से भी सॉल्व कर सकते हैं। इधर 20 + 3 23 और यहाँ पर 4 ऐसा। तो ये वाला कितना हो जाएगा 23 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 23 का स्क्वायर जितना भी है 569 और 4 का स्क्वायर 16। तो जब यहाँ से करेंगे तो 585 तो कुछ इतना मीटर आएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह से इसमें देखते हैं तो समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और आपको दिखा देता हूँ ऐसा ही कि एक बार फिर से आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ओरिजिनली क्वेश्चन क्या था कि 3 मीटर गोइंग ईस्ट and then turn the left turn is going to the 4 meter in north, and after then take the right turn the 20 meter. So what will be the displacement? So you will make like that 3 meter in the east, 4 meter in the north and 20 meter in the east according to the question. So how will they resolve this thing? So put one by one 3 meter put on the origin in the east direction, again put the 4 meter in the north direction, and 20 meter is again going to the east direction. So add up in the east direction with the 20 meter. So total you will be moving in the east in the 23 meter, and in the north will be the 4 meter. So what will be their resultant? So as you know from the Pythagoras theorem, square and sum and take the root of it, it will be the 585 meter. Okay, so this was our how to deal with the displacement one. Means given of the mode of the movement, means not in the one shot, means saying initial and final position is bit of the confusing. So you will do one by one put on the in this way. Okay, so we will see that the another question, this type of the questions, given the moving in the north, east, west, south, then what will be your displacement. So this was the concept. It's very quick go. You can put on the origin system and you will easily get the answer. Okay, so look at it. Here in a other question, saying suppose if you are moving the 4 meter, ईस्ट में है आप 4 मीटर जा रहे हैं, फिर 10 मीटर आप नॉर्थ में गए, फिर वहां से एक टर्न लिया 20 मीटर गया वेस्ट में, फिर वहां से कुछ कह दीजिए 20 मीटर ऐसे गया। ठीक है बच्चों, समझ आया? 4 मीटर पहले ईस्ट में गया, 10 मीटर नॉर्थ में गया, नॉर्थ से फिर वो टर्न ले रहा है 20 मीटर वेस्ट में जा रहा है, और वेस्ट से फिर वहां से टर्न ले रहा है 20 मीटर साउथ में जा रहा है। सो इन द वर्ड प्रॉब्लम, अ पार्टिकल मूविंग इन द ईस्ट 4 मीटर टेक द लेफ्ट टर्न is going to 10 meter, left turn means in the north direction, and after going to 10 meter, it the other left turn is going to 20 meter means in the west direction, and after that it is again take the left turn 20 meter, is like that, is now finally is going to the south. So looking for what will be their displacement. Okay, so what we see in the previous question, so we will do the same way. तो इसको एक ऐसा फिर बना लेते हैं, 4 मीटर गया, 4 मीटर ऐसे गया, तो यहां पर लिख लें, why is not changing the color. 4 मीटर ऐसे गया, फिर 10 मीटर अभी कहाँ है, नॉर्थ में है, तो इसको यहां पर ऐसे पुट ऑन कर लीजिए, इस 10 मीटर, फिर उसके बाद 20 मीटर वेस्ट में गया, तो यहाँ से 20 मीटर की तरफ आप भेज दीजिए इसे, फिर 20 मीटर साउथ में गया, तो यहाँ से आप साउथ में ऐसे भेज दीजिए। यहाँ से यहाँ तक जाना बहुत आसान है, 4 मीटर ईस्ट, 10 मीटर इन द नॉर्थ, 20 मीटर इन द वेस्ट एंड 20 मीटर इन द साउथ।
जब इसको देखेंगे 4 मीटर इधर 20 मीटर इधर, तो फाइनली किधर हुआ 16 मीटर इस डायरेक्शन में। अगर इसको अगर सॉल्व करेंगे देख रहे होंगे तो ऐसा, और 10 मीटर ऊपर और 20 मीटर नीचे, तो इधर 10 मीटर नीचे की तरफ ऐसा। तो इन लोग का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ऐसा। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 16 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो 16 स्क्वायर इज 256 एंड 10 स्क्वायर इज 100। तो अंडर रूट 356 will be nearly come out how much is close to 19, because 19 square is equal to 361. So you can say that almost 19 meter per meter. तो ये समझ में आया बच्चों कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में अगर मूव कर रहा है तो आपको आप डायग्राम बनाइए अपना आराम से, और उसके बाद इस ओरिजिन सिस्टम में ऐसा फिट कर दीजिए, चुटकी बजाते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट दूसरे तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं। एक तो हमने इस तरह का देखा, कुछ सर्कुलर वाले का ये देख लेते हैं। जैसे इस तरह का है, यहां पर है मान लीजिए कि 20 मीटर इसका रेडियस है, ठीक है, और ए पॉइंट बेस है यहाँ पर, ठीक किसके बी पॉइंट यहाँ पर है, सी पॉइंट यहाँ पर, बी पॉइंट ठीक परपेंडिकुलर है, इसका ये मतलब है। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन करने के लिए कुछ यहाँ पर है नहीं, तो ठीक है, तो यहाँ पर है, और सी पॉइंट यहाँ पर है, और डी पॉइंट यहाँ पर है, ठीक। तो पार्टिकल स्टार्ट होता है एट टी इक्वल टू 0 पर एट पॉइंट ए से, और यहाँ पर बी पॉइंट पर पहुँचता है। तो जब आपको बताना क्या है हर केस के लिए कि फाइंड डिस्टेंस एंड displacement in the following case. तो इसमें A है, पहले तो आप A से B की तरफ आ रहे तब, तो इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट B पार्ट है इसका, A से C की तरफ आ रहे हैं तब, और तीसरा जब आप A के D की तरफ आ रहे हैं तो देखिए जब आप A से B की तरफ आ रहे हैं तो उस समय डिस्टेंस कितना होगा, आप जानते हैं कि पूरे सर्कल में कितना होता है 2 पाई आर, तो क्वार्टर में कितना होगा 2 पाई आर बाई 4, या नहीं तो आप ऐसे देख लीजिए, ये एंगल कितना होता है पाई बाई 2, और रेडियस आपका आर है, तो आर क्या होता है लेंथ इज आर इंटू थीटा, यही पढ़ा है ना, रेडियस इंटू एंगल, तो वहां पर कितना आ गया पाई आर बाई 2। तो अगर इसका भी आंसर मुझे करना हो पाई आर बाई 2, तो ए टू बी आपने कितना चला इसमें ए टू बी में, तो आर का वैल्यू है 20, तो यहाँ पर अगर रखा जाए पाई आर बाई 2, पाई रेडियस है 20 बाई 2, तो कितना हो गया 10 पाई। तो इसका जो आंसर है इस वाले पार्ट के लिए कि डिस्टेंस ओह सॉरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस तो हमारा आ गया 10 पाई, ठीक है बच्चों। अब हमें बताना होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपको क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ दिस
इस पाथ की बात कर रहा है क्या? तो यहाँ से यहाँ तक कितना है r, और यहाँ से यहाँ तक है r, तो ये कितना हो जाएगा r√2। तो r√2 का मतलब, बोलो बच्चों, r√2 तो कितना हो गया है 20√2 मीटर। ठीक है। इसके बाद AC वाले केस के लिए देखिए, A to C यहाँ पर ऐसा, तो हाफ ऑफ द सर्कल उसको कवर कर रहा है, तो इसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, या उसका जो आर्क का लेंथ, इस, फिर से आप चाहो तो वही कर सकते हो, रेडियस कितना है r, और एंगल कितना कवर कर रहा है पाई, तो कितना चलेगा पाई इंटू आर। तो r का वैल्यू 20 और पाई तो पाई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में, तो डिस्टेंस आपका तो हो गया 20 पाई। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट अगेन वी विल गो थ्रू द शॉर्टेस्ट पाथ, तो यहाँ पर 20 मीटर है और यहाँ पर 20 मीटर है, तो व्हाट विल बी देयर, द डिस्प्लेसमेंट इज 40 मीटर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आते हैं डी पॉइंट पे, तो ये बी वाला और डी वाला, वो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो एकदम एक जैसा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये आर था और ये भी आर था, तो अगेन you will solve this thing, r square plus r square from the Pythagoras is 90 degree. So r square plus r square it become r√2. तो this thing is d पार्ट वाले के लिए, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा r√2, तो r√2 का मतलब कितना हो गया 20√2। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट के लिए अब कितना वो कवर कर रहा है 3 पाई बाई, यहाँ से पाई था 180 डिग्री, अब ये कितना एंगल हो जाएगा 3 पाई बाई 2 270 डिग्री, तो 3 पाई बाई 2 इंटू आर, ये हो गया। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 2 पाई आर तो होता ही है पूरे के लिए, तो आप थर्ड फोर्थ सर्कल को मूव कर जा रहे हैं, तो यहाँ से आप करेंगे तो 3 पाई आर बाई 2, तो 3 पाई आर बाई 2, आर का वैल्यू 20 है, तो फिर कितना हो जाएगा 30 पाई। ठीक, तो ये आपका बेसिक था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। तो हमने देखा, एक तो पहले स्ट्रेट लाइन वाले मोशन के लिए जो डायरेक्शन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में जा रहा था उसके लिए देखा, और दूसरा इस तरह के लिए देखा कि व्हेन सर्कल में है अगर कोई मूव कर रहा है तो उसका क्या होगा, डिफरेंट पोजीशन पे करने के लिए। ठीक है, मेंस में एक बता देता हूँ उस तरह का भी क्वेश्चंस को, एक कि जैसे मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी मिल जाता है कि जैसे यहाँ पर सेंटर है O, यहाँ पर पार्टिकल है A, और यहाँ पर है आपका B, जैसे इस बार आया था किसी मेंस के पेपर में 120 डिग्री का कवर कर रहा है। तो अब आपसे पूछा गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जानने के लिए एकदम सिंपल सा तो यही होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो आप इसको चाहो तो आप जो सर्कल के लिए अगर आप जानते होंगे प्रॉपर्टी वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने जो, तो वहाँ से भी आ सकता है। आर का वैल्यू मान लीजिए 20 मीटर अगेन है ऐसा, तो ये चीज़ ऐसा होगा, तो ये 60 डिग्री हो गया, ये आर है, तो इसको और ये हम जानते हैं ना बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ पर 60 डिग्री है, तो सामने इसके मतलब इसको O पॉइंट कह लीजिए, तो ओ बी बाई, अच्छा इसको ओ बी है तो इसको आप ओ डैश कह लीजिए, तो ओ डैश बी और ये ओ बी कितना हो जाएगा, इसके सामने ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये कितना हो गया साइन 60, तो ओ डैश बी का वैल्यू कितना हो जाएगा साइन 60 इज √3/2 एंड ओ बी इज 20, तो यहाँ पर कितना आ गया 10√3 मीटर ओ डैश बी। तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा,
ये जैसा मैंने बोला था कि इसको बाइसेक्ट करता है, तो 2 टाइम्स ऑफ ओ डैश बी, तो 2 इंटू 10√3, तो कितना हो गया 20√3 मीटर। तो इस तरह के आप क्वेश्चन सर्कल वगैरह के लिए करने के लिए तो बहुत बेसिक सा होता है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ रहता है, तो वैसे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, जब मैं आपको वेक्टर बताऊंगा तो उसका भी तरीका बताऊंगा। मान लीजिए ज्योमेट्री में हाथ थोड़ा तंग है, वैसे नहीं सोचना चाहते हैं, तो उसको वैसे भी करना आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अब आइए इसके बाद दूसरे इसके साथ साथ चलते हैं, दूसरे टॉपिक में आते हैं। ये तो बातचीत हुआ हमारा डिस्टेंस का, कि डिस्टेंस क्या होता था और डिस्प्लेसमेंट क्या होता था। इसी से रिलेटेड दूसरा जो टर्म आएगा, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होंगे क्या? तो हाँ, हमेशा सेम होंगे क्या? वर्ड इसमें क्या था, हमेशा, नॉट ऑलवेज। इट विल बी सेम but in the certain condition, not always. तो in which case, when the particle moving in the straight line, जब वो straight line अगर जाएगा, तब जैसे ऐसा अगर कर लेते हैं, इस तरह का अगर है, और आपने जितना भी जो भी कुछ आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं d, तो यहाँ से O से स्टार्ट किया है और ये A पॉइंट है, तो जो इनिशियल पॉइंट है सेम एज द यहाँ पर फाइनल है, तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। तो यहां से कह सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डी इफ एंड इफ ओनली व्हेन पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी सेम होगा। और कोई भी अगर रोल है, जिस इसमें अगर लेफ्ट राइट कुछ भी टर्न हो जाए, टर्न अगर होता है, तो उस केस में डिस्टेंस विल बी मोर देन द डिस्प्लेसमेंट, या और भी इसके अलावा कोई और आप कंडीशन ले लेते हैं। जैसे अभी सर्कुलर मोशन वाले क्वेश्चन में, सर्कुलर ट्रैक वाले पे आपने देखा था, वहां पर भी आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करना, तो डिस्टेंस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट इन ओनली, तो इन ओनली वन केस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये अक्सर एडवांस वगैरह के मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस में आपको मिल जाते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन का क्या होगा, जब स्ट्रेट लाइन में तभी इक्वल होगा, और कोई भी अगर उसमें कॉम्बिनेशन होगा, सो डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन टू डिस्टेंस। तो इसका मतलब हम इन जनरल ऐसा कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसी को आपको कई तरीके से वो घुमा घुमा कर वो पूछता रहेगा। स्ट्रेट लाइन में जब है तब ऐसा है, और जब वो इसके अलावा और कोई भी कंडीशन है तो ये वाला लेस देन वाला होगा, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन द डी, ठीक है। तो ये था आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टोरी था। अब आइए दूसरा फिजिकल क्वांटिटी को समझते हैं, इसी से रिलेटेड, स्पीड एंड वेलोसिटी। थोड़ा बहुत आप भी जानते होंगे इनके बारे में, स्पीड और वेलोसिटी के लिए। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो आइए इनको देखें। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसको स्पीड को v से ऐसे दिखाते हैं, d/t, क्योंकि डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, और टाइम स्केलर। तो स्केलर बाई स्केलर क्या हो जाएगा, स्केलर। तो स्पीड भी क्या होगा, स्केलर। बोलो बच्चों, स्पीड भी स्केलर होगा, डिस्टेंस बाई टाइम, तो स्पीड इज स्केलर। अच्छा, वेलोसिटी के बारे में देखिए। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, हाँ सही बताया आपने,
डिस्प्लेसमेंट आपका होता है वेक्टर क्वांटिटी और टाइम इज स्केलर। तो जब भी वेक्टर स्केलर स्केलर वेक्टर इस तरह का कुछ हो तो क्वांटिटी क्या होगा, वेक्टर। तो वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, सो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, इसमें तो ये भी एक जैसा ही दोनों कनेक्शन है, बट ये स्केलर है और दूसरा ये वाला वेक्टर है। बोलिए, ये यहां तक तो समझ में आया होगा कि डिस्टेंस बाय टाइम एट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। फिर इन दोनों में रिलेशन आप जैसे अभी सीखा था ना कि व्हेन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल इन स्ट्रेट लाइन मोशन ओनली। अच्छा, स्ट्रेट लाइन में भी क्या है कि स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए। स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ये नहीं। ये तो फिर मोशन इन प्लेन मतलब एक्स वाई जेड, एक्स वाई में आप घूमने लगे। तो व्हेन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब होता है, जब स्ट्रेट लाइन में। तो वैसे ही वेलोसिटी या स्पीड या वेलोसिटी कब इक्वल होगा, जब वो स्ट्रेट लाइन में होगा। ठीक है, ये बात समझ में आया। वेलोसिटी एंड स्पीड एंड वेलोसिटी व्हेन विल बी इक्वल, व्हेन इन द स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन, ठीक। अच्छा, और तो फिर हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि जैसे डिस्प्लेसमेंट वाले के लिए कंडीशन देखा था ना अभी कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, तो वैसे ही हम इसको बोल सकते हैं कि वेलोसिटी विल आल्सो लेस देन और इक्वल टू स्पीड। तो इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एडवांस वाले आपको इसी में घुमा घुमा कर एक ही क्वेश्चन में आपको 3-4 ऑप्शन देकर ऐसा आपको उलझा सकते हैं। तो एकदम एक क्रिस्टल क्लियर रखिएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए कब होता है इक्वलिटी का साइन और कब लेस देन होता है, आपको बताया। और सेम वही आपको वेलोसिटी में और स्पीड के लिए भी ऐसा पूछा जाएगा। तो ये हमने समझा कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है। ये बचपन से भी पढ़ते हुए आ रहे होंगे आप लोग कि स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से इस लेक्चर के बाद आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। अब इसको और थोड़ा इसमें देख चेंजेस करके देखते हैं। मतलब कि अगर अब ये सब तो आपसे नहीं पूछा जाएगा ना कि अगर 20 किलोमीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया और 1 घंटा लगा तो इसका स्पीड क्या होगा। तो ये बड़ा आसान है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसा नहीं, अब इसको कुछ ट्विस्ट करके आइए देखते हैं, मतलब ट्विस्ट अगर करेंगे तो क्या क्या होगा। तो दूसरा इसका कॉन्सेप्ट है इसके बाद एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए इसका एक ही फॉर्मूला याद रखिएगा, ये हमेशा आपको काम आएगा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन और टाइम इन द सर्टेन इंटरवल जहां से आपको देखना है। तो टोटल डिस्टेंस को आप चाहो तो डेल्टा एक्स से दिखा सकते हैं और टोटल टाइम टेकन इस डेल्टा टी से, ऐसा। तो टोटल डिस्टेंस जनरली आप डी भी कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या होता है कि आगे जब अगर स्पीड के लिए अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन में जाएं तो इसका बोला जाता है रेट इन द चेंज इन द पोजीशन। तो रेट इन चेंज इन द पोजीशन या वेलोसिटी के लिए प्रॉपर करें रेट ऑफ चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट तो समथिंग चेंज कर रहा है, तो चेंज कब किससे दिखाते हैं, डेल्टा से। और बाई टाइम टेकन, तो टाइम टेकन मीन्स जहाँ से आपका मोशन स्टार्ट हुआ होगा और इनिशियल टू फाइनल, तो उसमें पूरे ड्यूरिंग द होल टाइम कि आपको टाइम कितना लगा होगा, तो डेल्टा टी लगा होगा। तो ये हमारा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हो गया। अच्छा, यही आपका अगर देखें एवरेज स्पीड और कुछ हद तक एवरेज वेलोसिटी के लिए भी डिस्टेंस के बजाय वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, या जो मैंने एक वर्ड अभी बोला उसके डेफिनेशन में
पोजीशन इज द वेरी की इंपॉर्टेंट थिंग इसके लिए, कि पोजीशन बोले तो वो दोनों को कवर कर लेता है। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो पोजीशन का मतलब कि आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में सेम हो रहा है, तो अभी तक इसको सेम मान रहे हैं, तो इसका आपका वी एवरेज के लिए भी या वेलोसिटी एवरेज के लिए भी ऐसा आपको मिल जाएगा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टाइम टेकन। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब दूसरा क्या होगा कि ये तो ठीक है कि मान लीजिए कि जैसे आप देखते होंगे ना कि आप घर से निकले स्कूल के लिए, किसी दिन ट्रैफिक था किसी दिन नहीं था, तो जैसे मान लीजिए कि आपका स्कूल से आपका घर से आपका स्कूल कुछ 10 किलोमीटर का है और आपको टाइम लगता है हाफ एन आवर्स, तो उसका स्पीड कितना होगा? 10/1/2, तो 20 किलोमीटर पर आवर, यही हुआ ना स्पीड। तो अब ये अगर मैं आपको बोलूं कि 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये कहाँ तक सही है? कि आप 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे थे? नहीं ना, 20 किलोमीटर की स्पीड से आप नहीं चला, मतलब कि जा रहे होगे ऑब्वियसली, उसे कहीं नहीं ड्यूरिंग द अपने जर्नी कभी आपने 50 60 या फिर रेड लाइट पे कहीं रुक गए, तो उसके लिए तो बेसिकली एवरेज उसी के लिए बताता है। तो एवरेज स्पीड अगर पूछा जाता तब तो बोलते 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आप मोमेंट टू मोमेंट, इंस्टेंट टू इंस्टेंट, हर अलग 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 सेगमेंट में आपने कुछ अलग अलग से गए होंगे। सपोज कि ट्रैफिक बहुत स्मूथ था तो आप 60 से गए होगे, 80 से गए होगे, 90 से गए होगे। रेड लाइट हो गया, बिल्कुल आप ब्लॉक हो गए, तो वहां पर आपका स्पीड क्या होगा? 0 होगा। तो उन सबों का एवरेज कितना है? 20। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सर्टेन मोमेंट पर आपका उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्पीड क्या था। जैसे कि आप कार ड्राइव कर रहे होंगे या कुछ और चीजें, बाइसिकल से जा रहे होंगे, तो कोई आपका स्पीड पूछता है तो आप स्पीडोमीटर में देखा कि बताओ स्पीड कितना है, तो देखा और उतना तुरंत बता दिया, तो उसको बोला जाता है कि क्विक, उस सर्टेन इंस्टेंट पर आपका वेलोसिटी क्या था या सर्टेन इंस्टेंट पर आपका स्पीड क्या था। तो उसमें क्या होगा कि जितना आपको देखने में समय लगा, तो देखने में कितना समय लगता है? आधा सेकंड, 1 सेकंड, ऐसा ही लगता है। तो मीन्स टाइम इज, अगर आधा सेकंड को कोई रिकॉग्नाइज करने को बोले तो क्या बोलेंगे? इज बहुत शॉर्ट टाइम। आपको पता है कि आप 0.1 से भी ज्यादा का डिफरेंस को आप सुन नहीं सकते हो, आपको एक जैसा आवाज आएगा। जैसे सब बीट्स वगैरह, म्यूजिक वगैरह सुनते हैं ना, तो उसका डिफरेंस अगर किसी का 0.1 से ज्यादा का हो तो आप रिकॉग्नाइज नहीं करते, मैक्सिमम आप 0.1 तक कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर डेल्टा टी अगर बहुत स्मॉल हो जाए, तो इसको क्या बताने का चाह रहा हूं, तो इसमें लिमिट लगा दे कि डेल्टा टी टेंड टू 0, तो इन दैट केस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, तो ये मतलब उतना जितना कम अगर समय होगा तो उतने कम समय में कम डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा, तो उस डेल्टा को चेंज कर कर बोल देंगे डी एक्स। ठीक है, और डेल्टा को टी को चेंज करके क्या बोल देंगे? डी टी। ठीक है बच्चों, तो यानी कि हमारा जो इस वेलोसिटी, अभी वेलोसिटी अब इसको बोलेंगे कि डी एक्स बाई डी टी, स्पीड भी बोल सकते हैं, लेकिन ये वेलोसिटी ज़्यादा सुटेबल है कि रेट ऑफ चेंज इन द पोजीशन बाय टाइम टी इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो अगर x को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो हमारा क्या मिल जाता है? वेलोसिटी। तो ये समझ में आया बच्चों? एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक। और इंस्टेंटेनियस जो, अच्छा हाँ, इसके जो v आया और जो लिमिट लगाकर मैंने उसको उस सर्टेन इंस्टेंट के लिए स्पीड जो पूछा बोला था, तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड, थोड़ा अलग अलग कर के देखिए, नहीं तो एक लग रहा है। इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो सिंपल जो v का वैल्यू जो लिखा रहता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये बात समझ में आया? एवरेज स्पीड क्या होता था, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो नोटेशन लिखा गया है x विथ डी एक्स बाई डी टी, तो मतलब x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t अगर होगा, जैसे
क्या मतलब बताना चाह रहे हैं कि x ऑफ द फंक्शन ऑफ टाइम t का मतलब x t है, और ऐसा कुछ दिया रहता है ना, टी स्क्वायर प्लस 2t टाइप, कि अगर ऐसा कुछ उसका पोजीशन है और इस इक्वेशन से गवर्न हो रहा है तो उसको मतलब कि उसको कैसे देखेंगे। तो एवरेज स्पीड के लिए तो एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। पहले इस पे ये तो समझ में आ गया होगा, एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, और इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, आओ तो पहले एक इस पे दो तीन बातें समझा दे, दो तीन क्वेश्चन आपको करा देता हूँ उस पर, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे देखेंगे। देखिए, जैसे मान लो कि ऐसे समझो पहले, जिससे मान लीजिए कि 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कोई जा रहा है, 1 आवर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, और 60 किलोमीटर पर आवर से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 आवर चल रहा है। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? क्या कर रहा है कि पार्टिकल है, यहाँ से स्टार्ट किया 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 1 आवर चल रहा है, और अगले 1 आवर में 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, बात क्लियर है? मतलब कोई ऑब्जेक्ट इज स्टार्ट विथ मूविंग विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर वन आवर, इन नेक्स्ट 1 आवर इट इज मूविंग विद 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस जर्नी में टोटल जर्नी कितना चला, 2 आवर, 2 आवर। तो इस पूरे जर्नी में उसका एवरेज स्पीड क्या रहा होगा, हमसे पूछा जा रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड एवरेज स्पीड इन दिस जर्नी। इन दिस जर्नी, ठीक है। तो अब अपना बेसिक निकाल कर लेकर आते हैं। बेसिक आपको क्या बताया था, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। यही था। तो टोटल डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर इन 1 आवर। तो इसमें इस जर्नी में ये 40 किलोमीटर पर आवर है और 1 आवर चलता है, तो सिंपल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 40 किलोमीटर। ये तो पता होगा ना, x इक्वल टू यू टी, जो वो पहला वाला होता है, एक्सलेट नहीं करता है, तो वेलोसिटी आपके पास कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम है 1 आवर, तो डिस्टेंस कितना चलेगा 40 किलोमीटर। 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और 1 घंटा चल रहा है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 60 किलोमीटर। बोलो, तो यहाँ से यहाँ तक समझ में आया? एक सेगमेंट में 40 किलोमीटर, दूसरे सेगमेंट में 60 किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 40 प्लस 60। ठीक है बच्चों, और दूसरा टाइम कितना टेकन किया, 2 आवर। ऐसा, तो कितना हो गया इसका एवरेज स्पीड 100 बाई 2, तो 50 किलोमीटर पर आवर। तो 50 किलोमीटर पर आवर ऐसा हो गया उसका एवरेज स्पीड। तो समझ में आया होगा। अब देखिए, तो बहुत ही बेसिक था, इसको इसका दूसरा एक देखते हैं। जैसे फिर से ऐसा कर लेते हैं कि A है, B है, इसमें डिस्टेंस चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर और इसमें चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर के फिर से स्पीड से। लेकिन इसमें अभी क्या बोला कि वहां पर टाइम को इक्वल कर दिया था 1 आवर। तो कह रहा है कि इफ द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इज कवर द हाफ ऑफ द डिस्टेंस with a speed of 40 km per hour and other half of the distance is covered with the 60 km per hour. Find their average speed. फिर से सुनिए, क्या मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि बॉडीज कवर द
half distance with the 40 kilometer per hour, other half of the distance is covered with the 60 kilometer per hour. What will be there the average velocity during this journey? कह रहा कि आधा डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक d/2 ले लीजिए, मतलब पूरा डिस्टेंस अगर d है 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और हाफ ऑफ द डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो आपको बताना है एवरेज स्पीड क्या होगा। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे हमें टैकल करना है वो समझाता हूं। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वही पुराना और बेसिक, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ऐसा, तो टोटल डिस्टेंस कितना होता है d/2 है गया, d/2 है गया, तो टोटल तो d ही चला ना, d/2 है, d/2 है, चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, d/2 प्लस d/2 इतना। तो अब देखिए कि 40 किलोमीटर चल रहा है और डिस्टेंस सेम है, तो ऑब्वियसली उसमें का टाइम कुछ यहाँ पर अलग होगा, और 60 से चला है तो यहाँ पर t1 टाइम लग रहा होगा और यहाँ पर t2 टाइम लग रहा होगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं, t1 प्लस t2, इस तरह का d/2 d/2। तो एवरेज स्पीड के लिए v एवरेज, तो टोटल डिस्टेंस कितना था d, और यहाँ पर टाइम इज t1 प्लस t2। तो अब टाइम कैसे निकाला जाए, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, ऐसा d/2 अपॉन 40, और ये वाला टाइम इस जर्नी में t2 कितना लग रहा होगा, d/2/60, ऐसा। ठीक है, तो अब v एवरेज अगर निकालना हो तो इसको इधर लेकर आइए। तो टोटल डिस्टेंस तो d है, तो d को d छोड़ देते हैं। यहाँ से अगर देखें टाइम t1 t2, तो d/80 कर लीजिए, और यहाँ से करेंगे d/2, तो d/120, क्योंकि d/2/60 था, तो ये कितना हो जाएगा, d/120 ना, तो 120 किलोमीटर पर आवर में, तो आवर है। तो यहाँ से अगर d को कॉमन लें तो कितना हो गया, d/2 को कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर चला जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 1/40 प्लस 1/60, है ना। ये समझ में आया 2 कैसे हुआ। यहाँ से अगर मान लो कि t2 को अगर हटाते भी हैं, इस 2 को, d/2 कॉमन लेकर ऐसा d लिखेंगे ना, तो d से d कैंसिल हुआ और ये 2 ऊपर गया, तो ऐसा आया 2 अपॉन 1/40 60। तो 1/40 60 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इज आवर 120, और यहाँ से कितना हो गया 3, और यहाँ से हो गया 2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उसको, 2 इंटू 120/5, तो 24, तो 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको कि 2 इंटू 1/120/5, इसको सॉल्व करने में 48 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखिए यहाँ पर मैं आपको पिछले क्वेश्चन से और इसमें आपको एक कंपेयर करवा देता हूँ कि क्या बताया आपको। तो वहाँ पर क्या था, दो अलग अलग चीज़ें थे, 40 किलोमीटर पर आवर
यहाँ चला था 60 किलोमीटर पर आवर, ऐसे चला था। वहाँ पर इक्वल टाइम इंटरवल के लिए गया था, टी टाइम के लिए गया था, जितना भी जनरली लगा था। मैंने कुछ आंसर कुछ क्वेश्चन में 1 आवर दे दिया था, एक बात था। अभी जो पिछला क्वेश्चन जो सिखाया समझाया आपको, तो यहाँ पर भी क्या है कि 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो यहाँ पर सेम डिस्टेंस दिया था। इसमें जब हम आंसर इसका निकालते हैं तो वी एवरेज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, और जब यहाँ पर वी एवरेज जब निकालते हैं तो 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब यहाँ से वी एवरेज, अब इसको तो ये दोनों बातें समझ, जब सेम डिस्टेंस है, लिख भी देता हूं आपको। तो यहाँ पर सेम टाइम अगर होगा, इसको अच्छे से लिख लेना नोट बनाकर, सेम टाइम अगर होगा तो ऐसा था, और सेम डिस्टेंस अगर होगा तो ऐसा। वी सेम टाइम के लिए आपका 40 + 60 अपॉन 50 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से 40 60 है, डी है, तो 48 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें आपको क्या हुआ ये बता देता हूँ। आप इसको अभी तो मैं पूरा उसको डिराइव भी करके दिखाऊंगा आपको। तो आप चाहो तो यहाँ पर रेडी टू गो टाइप कुछ इस तरह का ले सकते हैं, V1 + V2/2। तो इन दोनों का सम करो, 40 + 60 कितना हो गया, 100/2 कितना हो गया, 50 किलोमीटर पर आवर। तो फिट हो रहा है। अगर सेम टाइम होगा तो डायरेक्टली लगा सकते हैं, मतलब इसका अर्थमेटिक मीन लेना है। वी एवरेज किस केस में, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अब इस केस में देखिए, वी एवरेज जब डिस्टेंस सेम है तो 2 V1 V2 अपॉन V1 + V2। ये सब सीखा होगा ना पैरेलल वगैरह के लिए कि प्रोडक्ट बाई सम। तो इसमें 2 टाइम कर दीजिए, तो इसको बोला जाता है हार्मोनिक मीन मैथ की भाषा में, कि जब डिस्टेंस सेम होगा तो उन दोनों का हार्मोनिक मीन ले लो। तो आप चाहो तो यहाँ से मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। 2 × 40 × 60/100, इसको जब किया तो कितना आ गया, 48 किलोमीटर पर आवर। ऐसा वैल्यू पुट किया, 40 60 था, 40 × 60 बाई 100, तो 0 हुआ, 48 किलोमीटर पर आवर हो गया। और इन दोनों का आप देखिए 48 किलोमीटर। तो ये आपको समझ में आया कि जब डिस्टेंस सेम होगा तो ऐसा होगा, और जब डिस्टेंस सेम होगा तो ऐसा होगा, जब टाइम सेम होगा तो ऐसा होगा। सेम टाइम के लिए उसका अर्थमेटिक मीन, और सेम डिस्टेंस के लिए उसका हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि आया कैसे, तो इसको भी मैं बताऊंगा कि आया कैसे। तो पहले ये आपको एक दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गया। बाद में अगर आप रिजल्ट भी याद रखते हो तो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन इस टॉपिक पे फटाफट से हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। ठीक है, देखिए यहां पर जैसे कैसे आया था, यहां पर V1 था, V2 था, और टाइम इंटरवल TT था। पहले के करके देखेंगे, सेम टाइम के लिए है। मतलब आपको क्वेश्चन का थोड़ा फ्रेमिंग दे देता हूँ कि आपको माइंड मेकअप के लिए सही होगा। मतलब इसमें कह रहा है कि अगर वेलोसिटी पार्टिकल इज मूविंग विद द V1 वेलोसिटी फॉर द half of the time interval, and in next time interval is moving with the V2, so what will be their velocity? आम भाषा में इसको बोले तो ऐसा बोल रहा है कि अगर वेलोसिटी एक पार्टिकल का V1 है और t टाइम तक के लिए ट्रैवल कर रहा है, t टाइम में ट्रैवल कर रहा है, और नेक्स्ट टाइम t के लिए t टाइम इंटरवल में V2 से जा रहा है। मतलब V1 t टाइम से जा रहा है, V2 t टाइम से जा रहा है, तो एवरेज क्या होगा। तो जैसे आपको बताया था, V एवरेज के लिए क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो अगर V1 है t से जा रहा तो इसमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, V1 × t, इसमें x2 V2 × t, यही होगा ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी × टाइम t। तो टोटल टाइम विल भी कितना होगा, x1 + x2 बाई टोटल टाइम t + t। तो x1 + x2 का अगर वैल्यू रखिए तो यहाँ से कितना हो गया, V1t + V2t अपॉन 2t।
ऐसा। तो t अगर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2/2, है ना। तो सेम टाइम अगर होगा तो कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2/2। तो इसके लिए था फॉर्मूला। अब देखिए दूसरा, सेम डिस्टेंस विथ v1 एंड v2, इस तरह का अगर होगा तो जैसे यहाँ से फिर से वैसा ले लेते हैं कि कह रहा है कि v1 है, d डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और v2 है, अनदर d डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मीन्स अ बॉडी इज मूविंग विद द वेलोसिटी v1, इट कवर द d डिस्टेंस, and with the velocity v2 cover the another d distance, other half of the d distance। d/2 लो या d लो, वो अपने आप वो कैंसिल होकर सामने आ जाता है। तो पूछा जा रहा है आपसे हमसे कि इसका एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, d एंड d 2d। तो इसमें टाइम कितना लगेगा, t1। तो t1 लिख लिया, क्योंकि सेम डिस्टेंस है, वेलोसिटी अलग है, सेम डिस्टेंस है, तो इसमें t2 डिफरेंट टाइम लगेगा, तो इसको लिख लिया t2, ठीक। तो अब इसको आगे इसको अगर लेकर जाए तो 2d तो यहाँ पर है, टाइम कितना लगेगा यहाँ से, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो d/v1, और इस वाले के लिए d/v2, ठीक। तो अब यहाँ से d अगर कॉमन लें तो कितना हो गया, ये यहाँ से अगर d कॉमन लेंगे तो ये d कैंसिल हो जाएगा, तो 2/1/v1 प्लस 1/v2, फिर 2 एलसीएम यहाँ पर लेते हैं v1 और v2, तो ये कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2। तो v1 v2 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो v एवरेज यही आया था, 2v1 v2 इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्रोडक्ट बाई सम विद द 2। तो समझ में आ गया होगा आपको कि अगर सेम डिस्टेंस अगर होगा तो ये होगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही देखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तब इसके बाद हम इंस्टेंटेनियस स्पीड वाले देखेंगे, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मतलब उसमें फिर हम डिफरेंशिएशन का यूज़ देखेंगे, कैलकुलस का यूज़ देखेंगे उसके अंदर, और फिर उसमें खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आइरोडोव के भी क्वेश्चंस को कवर करा जाएगा। तो इसके बाद वाला जो वीडियो होगा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।